पिछले पीरियडों में हमने संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का, तुल्य कैपेसिटेंस का सूत्र सीखा था और आवेश, विभवांतर और वो कैसे ज्ञात किया जाए किस सूत्र से, उसको भी हमने देखा था। आज हम कैपेसिटरों को, बहुत सारे कैपेसिटर लेंगे, उन कैपेसिटरों का मिश्रित संयोजन बनाएंगे। श्रेणी भी होगा, समांतर भी होगा, मिश्रित होगा और ऐसे मिश्रित संयोजनों में हम अभी तुल्य कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। और थोड़े सवाल तक हम, एक्स्ट्रा सवाल हैं ये, तुल्य धारिताएं ज्ञात करेंगे और फिर बैटरी लगाएंगे और आवेश और विभवांतर ये भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम सवाल। ये थोड़े जटिल परिपथ श्रेणी में आते हैं। ये शुरुआत आसानी से करेंगे, फिर बहुत जटिल पर भी आएंगे। शुरू करते हैं। तो देखें, 6 कैपेसिटरों को इस तरह से हमने जोड़ा है। ये C1, C2, C3, C4, C5, C6 ये सभी बिंदु A और B के बीच इस तरह से जुड़े हैं और हमें बिंदु A और B के बीच तुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। बैटरी नहीं लगाई है, आवेश, विभवांतर ये सब नहीं ज्ञात करना है, बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ठीक है। और ये जो तुल्य धारिता ज्ञात करनी होगी, इसमें हम जो शुद्ध श्रेणी है और जो शुद्ध समांतर है, इन्हीं सूत्रों का उपयोग करके परिपथों में को हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो मैं बिंदु को जरा खिसकाना समझाऊं। एक ही तार पर हम बिंदु को आगे पीछे खिसका सकते हैं। ये बिंदु A यहां पर है, बराबर। इसको हम शिफ्ट करके यहां तक ले जा सकते हैं, मतलब जो बिंदु A यहां है वो यहां है, ऐसा हम समझ सकते हैं। वो जो बिंदु ऐसा है उसके समकक्ष ही ये बिंदु है। एक ही तार पर उसको खिसका सकते हैं। अब इसके आगे नहीं खिसका सकते क्योंकि 3 तार हो गए हैं, अब नहीं खिसका सकते। उसी तरह से जो बिंदु B है, ऐसा कई बार करना पड़ेगा। बिंदु B है, उसको हम खिसकाकर यहां तक ला सकते हैं, इसके आगे नहीं ले जा सकते एक ही तार पर। तो इसको मैं यहां से यहां ले रहा हूं। तो हमको बिंदु A और बिंदु B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। हमारे पास श्रेणी के और समांतर के सूत्र हैं, उन्हीं का उपयोग करेंगे। तो जरा देखें, ये 3 शाखाएं हम देख रहे हैं। 3 शाखाएं हैं और ये तीनों शाखाएं समांतर में जुड़ी हुई है। ये ऊपर वाली शाखा है, देखें, बराबर। और ये दूसरे नंबर की शाखा है बीच वाली, और ये तीसरे नंबर की शाखा है। ये तीनों शाखा, या ऐसा कह दें प्रथम शाखा, द्वितीय शाखा, तृतीय शाखा, तीनों शाखाएं समांतर में जुड़ी हैं। क्योंकि एक बिंदु पर तीनों का एक सिरा आ रहा है। देखें, ये देखो, एक सिरा आ रहा है, इसका भी, इसका भी और इसका भी, बराबर। और दूसरे बिंदु पर तीनों का दूसरा सिरा आ रहा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। मतलब A और B के बीच ये 3 शाखाएं समांतर या पार्श्व क्रम में जुड़ी हैं। पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक शाखा के बारे में जरा सोचें। जो पहली ऊपर की शाखा है, प्रथम शाखा है, उसमें C1 और C2 2 कैपेसिटर हैं और वे श्रेणी में हैं। C1 और C2 2 कैपेसिटर हैं और वे श्रेणी में हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो प्रथम शाखा है उसमें C1 C2 श्रेणी में है, उसका तुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात कर लेंगे C1 C2 का केवल, और उसको बोलेंगे C डैश, बराबर। अब पहली शाखा की बात की। अब दूसरी शाखा है, तो दूसरी शाखा में तो ये अकेला है, दूसरा तो कोई है नहीं, तो कोई जरूरत नहीं। और जो अंतिम शाखा है तीसरी, उसमें C4 C5 C6 ये तीनों श्रेणी में हैं पहली की तरह। इनका भी तुल्य ज्ञात कर लेंगे तीनों का, उसको बोलेंगे C डबल डैश। फिर जरा देखें क्या होगा। फिर
सी डैश जो पहली शाखा का तुल्य है, C3 जो दूसरी शाखा का कैपेसिटेंस है मात्र, और सी डबल डैश जो तीसरी शाखा का कैपेसिटेंस है। सी डैश, C3 और सी डबल डैश ये तीनों पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जुड़े मिलेंगे शुद्ध रूप से। और जब ये तीनों शुद्ध रूप से समांतर क्रम में जुड़े मिलेंगे तब हम ये समांतर का सूत्र लगाकर पूरे परिपथ का या बिंदु ए और बी के बीच का तुल्य धारिता कैपेसिटेंस ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सवाल का प्रोग्राम बनाओ। बराबर, शुरू करता हूं। यहां प्रथम शाखा में, ये प्रथम शाखा है, प्रथम शाखा में C1 C2 ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रथम शाखा में C1 C2 ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, जुड़े हैं या हैं। इन दोनों का तुल्य, अब ये दोनों जुड़े हैं तो हम इनका तुल्य ज्ञात करें। तो इन दोनों का तुल्य धारिता, कैपेसिटेंस बोल दे या धारिता बराबर सी डैश। जो बीच में हम तुल्य ज्ञात करते हैं सवाल के अंदर, उनको हम सी डैश, सी डबल डैश, सी ट्रिपल डैश ऐसा बोला करेंगे, और जो अंतिम उत्तर हुआ करेगा उसी को हम सी बोलेंगे। ऐसा सामान्य बात है, प्रायः ऐसा हम करेंगे। तो इन दोनों का तुल्य धारिता सी डैश, ये दोनों श्रेणी में है, तुल्य ज्ञात करना है, श्रेणी का सूत्र लगा दे। 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C डैश बराबर 1/6, 2/6, 1/3, C डैश बराबर 3 माइक्रोफैराड। C1 C2 को हम विस्थापित करके उसके बदले अकेला एक C डैश बराबर 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस रख सकते हैं पहली शाखा में, और रखेंगे हम। अब जैसे ये किया हमने, वैसे ही तीसरी शाखा को देखें। तीसरी शाखा में C4 C5 C6 ये तीनों श्रेणी में हैं। तो उसी प्रकार यहां से उसी प्रकार तीसरी शाखा में C4 C5 C6 ये तीनों श्रेणी में है। इनका तुल्य ज्ञात कर लेंगे, उसको C डबल डैश बोल देंगे। इन तीनों का तुल्य कैपेसिटेंस, इन तीनों का तुल्य धारिता या कैपेसिटेंस, धारिता उसको बोल रहा हूं C डैश, C डबल डैश, C डैश उसको कहा था। लगा दें सूत्र, तो 1/C डबल डैश इक्वल्स टू 1/C4 प्लस 1/C5 प्लस 1/C6। फिर हम ज्ञात करेंगे 1/C4 1/9, 1/9, 1/9, that is 1/3, C डबल डैश टू 3 माइक्रोफैराड। जैसे पहली शाखा का तुल्य आया वैसे तीसरी शाखा का भी तुल्य आया, और बीच वाली शाखा दूसरी शाखा में तो अकेला था ही वही। अब समतुल्य आकृति, जरा इसके जैसी आकृति जरा देखें तो अब ये ऐसा हो चुका है, ये है बिंदु A, ये है बिंदु B, और पहली शाखा में उन दोनों का तुल्य हमने ज्ञात कर लिया है। C डैश बराबर 3 माइक्रोफैराड। दूसरी शाखा में C3 अकेला ही था, C3 बराबर 3 माइक्रोफैराड, और तीसरी शाखा में वो तीनों श्रेणी में थे, उनका भी हमने तुल्य ज्ञात कर लिया है, C डबल डैश बराबर 3 माइक्रोफैराड। अब जरा देखें, अब बिंदु A और B के बीच ये तीनों C डैश, C3 और C डबल डैश ये तीनों समांतर क्रम में हैं, शुद्ध रूप से समांतर क्रम में हैं।
अब ए और बी के बीच और कुछ भी नहीं रहा, ये तीनों समांतर क्रम में हैं। तो अब हम ए और बी के बीच ये तीनों समांतर क्रम में हैं ऐसा बोलकर समांतर क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र लगा सकते हैं। बराबर। अब ए और बी के बीच तुल्य धारिता बराबर सी, तो सी बराबर सी डैश प्लस सी थ्री प्लस सी डबल डैश, तो सी बराबर 3 + 3 + 3 9 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से हम जब किसी कैपेसिटर के परिपथ में श्रेणी और समांतर सब कुछ अंदर होता है तो धीरे धीरे आहिस्ता से उसको पहले शुरुआत में उसका वर्गीकरण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और फिर हम योग्य सूत्र जो भी वहां लग रहा है उसका उपयोग करते करते तुल्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ऐसे थोड़े परिपथ लेंगे ताकि जटिल परिपथों पर हम अच्छा काम कर पाएं। अब इसके बाद में अगला परिपथ ले रहा हूं, वह भी एक्स्ट्रा है, उसमें भी हमको तुल्य कैपेसिटेंस या तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। और थोड़े से जो यहाँ पर सवाल होंगे उसमें हम तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे और फिर हम बैटरी भी लगा सकते हैं, और बैटरी लगाकर किसी भी कैपेसिटर पर आवेश कितना आएगा या किसी भी कैपेसिटर पर विभवांतर कितना होगा वो भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में हम अभी पहले तुल्य धारिता को ज्ञात करने का काम सीख रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल होगा, वो भी इसी तरह से मिश्रित होगा। अब हम अगले सवाल पर आ रहे हैं और इसमें 5 कैपेसिटरों का हमने उपयोग किया है और परिपथ बनाया है, और हमें ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता या तुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। परिपथ जरा देखें और देखकर थोड़ा सा विचार करें। ये परिपथ देखकर हम इधर ख्याल कर सकते हैं कि ये 2 बिंदुओं पर, ये जो भी हो, नाम देना जरूरी नहीं भी है, इतना सरल सा, ये 2 बिंदुओं पर C2, C3, C4, ये तीनों समांतर में हैं, क्योंकि इस बिंदु पर देखो, इस बिंदु पर इसकी एक सिरा जुड़ा है, प्लेट जुड़ी है, इधर भी दूसरे की भी एक प्लेट जुड़ी है, और मतलब तीसरे वाले की भी एक प्लेट जुड़ी है। मतलब ये बिंदु पर तीनों की एक एक प्लेट जुड़ी है, एक सिरा जुड़ा है कैपेसिटर का, और ये बिंदु पर उन्हीं तीनों की दूसरी प्लेट भी जुड़ी हुई है, कॉमन है। बराबर। C2 की जुड़ी है, C3 की जुड़ी है और C4 की जुड़ी है। यही समांतर की विशेषता होती है। तो हम देख पा रहे हैं कि C2, C3, C4 ये तीनों समांतर क्रम में हैं इन 2 बिंदुओं पर। तो हम पहले एक काम करें, C2, C3, C4 का तुल्य धारिता ज्ञात कर लें। ठीक है। उसको हम बोल देंगे C डैश। इन तीनों की तुल्य, ये तीनों समांतर में हैं शुद्ध रूप से, तो इन तीनों की तुल्य धारिता ज्ञात कर लेंगे, उसको बोलेंगे C डैश। फिर हम देखेंगे कि A और B के बीच C1, C डैश और C5 ये तीनों श्रेणी में है शुद्ध रूप से, और कुछ भी नहीं है, तो लास्ट में हम श्रेणी का सूत्र लगा देंगे। बराबर। तो देख सकते हैं यहां C2, C3, C4 समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिसको हम पार्श्वर क्रम भी कहते हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। बराबर। इन तीनों का, ये तीनों का, पहले इन तीनों को क्लियर करें, फिर अपने आप सुलझती जाएगी बात। इन तीनों का तुल्य धारिता बोल दें उसको C डैश। इन तीनों की तुल्य धारिता को C डैश बोल दें।
सी डैश बोला। तो सी डैश ज्ञात करें, तो सी डैश बराबर समांतर में है, समांतर का सूत्र C2 C3 C4 मान दिए हुए हैं, एक 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 3, सी डैश बराबर 3 माइक्रोफैरड। ये दो बिंदु पर जो 3 कैपेसिटर समांतर में जुड़े हैं उनका हमने तुल्य ज्ञात कर लिया और वो आया 3 माइक्रोफैरड, ये दो बिंदु। अब इसको हटा देंगे और सी डैश रखेंगे और आकृति को समझेंगे। स्कीमेटिक आकृति है। अब जरा आकृति जो थोड़ी सरल हो गई, थोड़ी क्या बहुत सरल हो गई। अब ये C1, ये सी डैश और ये C5, ये बिंदु B। C1 जानते हैं 3 माइक्रोफैरड, C5 भी जानते हैं 3 माइक्रोफैरड और सी डैश हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है 3 माइक्रोफैरड। अब देखो, अब A और B के बीच ये तीनों मतलब C1 सी डैश और C5, ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं। श्रेणी में एक ही रास्ता होता है, बराबर। तो C1 सी डैश C5 A और B के बीच ये A बिंदु है और ये B, और A और B के बीच ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं और तो कुछ भी नहीं रहा, ये तीनों श्रेणी क्रम में बचे रह गए। तो हम श्रेणी क्रम का सूत्र लगाकर A और B के बीच का तुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात करेंगे। तो देखें, अब A और B के बीच C1 सी डैश C5 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो A और कुछ भी नहीं है। तो A और B के बीच का तुल्य कैपेसिटेंस, A और B के बीच तुल्य धारिता, C बोल रहा हूं, C लगा दे सूत्र। तो 1 श्रेणी का सूत्र 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C डैश प्लस 1/C5, 1/C इक्वल्स टू 1/3 प्लस 3 प्लस 1/3, 3/3 दैट इज 1। तो C इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैरड हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पर हम जटिल परिपथों को अच्छे से सॉल्व करना सीख जाएंगे। ये दूसरा सवाल।